आज के लेक्चर में हम और इससे कबल के हिंदुस्तान की तारीख का मुख्तसरन जायजा लेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने हिंदुस्तान की तारीख को शुरू से लेकर बुद्ध और महावीर के दौर तक का तफसीली जायजा लिया। आज उन्हीं लेक्चर्स को हम समराइज करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इन मौजूआत को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है कि आखिर हमें हिंदुस्तानी तारीख का मुताला क्यों करना चाहिए। इस पर हमने पहले लेक्चर में तफसील से गुफ्तगू की थी, मुख्तसरन उन्हीं को बयान करना जरूरी समझता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि किसी भी समाज को, किसी भी मुल्क को समझने के लिए उसकी तारीख को जानना जरूरी है। मुल्क का हाल क्या है उसकी तारीख का एक छोटा सा हिस्सा है, तो मुल्क को या समाज को मुकम्मल जानने के लिए उसकी तारीख का जानना जरूरी है। तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तानी तारीख को जानना हमारे लिए जरूरी है। दूसरी जो वजह है हिंदुस्तानी तारीख जानने की वो ये है कि आप लोग खुद देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के जरिए से और मुख्तलिफ जराए से इस्लाम से नफरत, मुसलमानों से नफरत फैलाई जा रही है और तारीख को एज ए टूल इस्तेमाल किया जा रहा है, तारीख की गलत तशरीह की जा रही है। तो हमें हिंदुस्तानी तारीख पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि हम इन झूठ का, इन फरेब का मुकाबला कर सकें और मुसलमानों से और इस्लाम से जो नफरत फैलाई जा रही है उस चैलेंज का मुकाबला कर सकें। हमारा मामला ये है कि मुसलमानों के यहाँ इस्लामी तारीख तो पढ़ी जाती है, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के अहमद शाह अब्दाली, टीपू सुल्तान वगैरह की तारीख तो हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे कबल की क्या तारीख रही है हिंदुस्तान की और हिंदुस्तानी समाज किस तरह बदला है उसको हम नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम एक ही समाज को पढ़ते हैं, उसकी तारीख को पढ़ करके आइडियल की रोशनी में कंपेयर करते हैं। तो ये अप्रोच सही नहीं है। हमको हिंदुस्तानी तारीख मुकम्मल पढ़नी चाहिए, चाहे वो कदीम तारीख हो, मीडिएवल हिस्ट्री हो या जदीद तारीख हो, और उसके बाद ही अपना एक नजरिया कायम करना चाहिए। और तारीख पढ़ने का एक मकसद ये भी है कि हम जो फॉल्स नैरेटिव हैं, प्रोपेगेंडा के तहत जो फैलाए जाते हैं, उसका भी मुकाबला कर सकें। जाहिर है हिंदुस्तान में कई स्कूल ऑफ थॉट हैं, सबके अपने अपने बायसेस हैं। कॉलोनियल माइंडसेट वाले लोग, उनका अलग एजेंडा था, लेफ्टिस्ट लोगों का एक अलग एजेंडा है, सेकुलर जो लोग हैं उनका एक एजेंडा है, नेशनलिस्ट जो ग्रुप है उनका भी एक अलग एजेंडा है, हिंदुत्ववादी हैं उनका एक अलग एजेंडा है। तो तारीख को तारीख की हैसियत से ये लोग नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इनका मकसद ये होता है कि तारीख के जरिए से अपने एजेंडा को फुलफिल करें और अपने चीजों को प्रोपेगेट करें। इसके लिए बाज़ औक़ात तारीख को ट्विस्ट भी कर देते हैं। अगर हम तारीख का मुताला नहीं करते हैं तो इन सब ट्रैप में आसानी से फंस सकते हैं। इन सब का मुकाबला करने के लिए हमें तारीख का मुताला जरूरी है। अब हम हिंदुस्तान की तारीख पर बाज़ाब्ता आते हैं कि सबसे पहले हिंदुस्तान का नाम क्या रहा है। दौर कदीम से आज तक मुख्तलिफ नाम हिंदुस्तान के रहे हैं। अगर हम बात करें, मेलूहा एक नाम था जो मेसोपोटामिया के लोगों ने हिंदुस्तान को दिया। आर्यवर्त भी एक नाम है जो कि जिस इलाके में आर्य हिंदुस्तान में आए तो इस वजह से उसका नाम आर्य पड़ा। जिन इलाकों पर आर्यों ने बाज़ाब्ता हुकूमत की वैदिक दौर में, उन इलाकों का नाम आर्यवर्त है। हिंदुस्तान जो नाम है वो फारसियों का दिया हुआ नाम है। इंडिया जो नाम है वो ये समझ सकते हैं कि फारसी हिंद का या हिंदुस्तान का यूनानी वर्जन है। यूनानी लोग हिंदुस्तान को इंडिया कहते थे, जो दरियाए सिंध से जो नाम वाबस्ता है। उसके अलावा भारतवर्ष जो नाम है इसकी ओरिजिन वैदिक लिटरेचर में मिलती है। तो ये सब मुख्तलिफ नाम हिंदुस्तान के हैं। इस पर भी हमने अपने पहले लेक्चर में तफसील से गुफ्तगू की थी। अब आखिर हिंदुस्तान की तारीफ क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान को किसी इलाकाई बुनियाद पर डिफाइन नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान को सकाफती बुनियाद पर, लिसानी बुनियाद पर या फिर मजहबी बुनियाद पर डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन तमाम मामलात में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। हिंदुस्तान को जो डिफाइन किया जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बुनियाद जोग्राफिया हो सकता है। तो हम हिंदुस्तान की तारीख को समझने से कबल मुख्तसरन हिंदुस्तान की जोग्राफिया को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हिंदुस्तान जो तारीखी तौर पर रहा है, दुनिया ने उसे किस हैसियत से जाना है और क्या रहा है। तो अगर हिंदुस्तान की जोग्राफी की बात की जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में सागर तक, पूरब में आप ये कह लीजिए कि बंगाल का इलाका है, उसके पूरब में घने जंगलात थे जो हिंदुस्तान को बर्मा से अलग करता था, और पश्चिम में हिंदू कुश तक ये जो इलाका है ये एक जोग्राफियाई इलाका था और उसको दौर कदीम से लोग हिंदुस्तान, इंडिया या मुख्तलिफ नाम है उससे जानते रहे हैं। हिंदुस्तान के इलाके को भी डिवाइड किया जाए तो जोग्राफियाई बुनियाद पर कई इलाकों में डिवाइड किया जा सकता है, और जोग्राफियाई बुनियादों पर डिवीजन की वजह से भी कई और डिवीजन भी हो जाते हैं। अगर हम देखते हैं हिंदुस्तान में
तीन बड़े बड़े हिस्सों को। तो जो शुमाली हिंदुस्तान या नॉर्थ इंडिया है, जिसको दौर कदीम में हिंदुस्तान भी कहा जाता था, आज तो हिंदुस्तान पूरे इंडिया के लिए इस्तेमाल होता है। जो नर्मदा नदी और महानदी से ऊपर का जो इलाका है उसको आप नॉर्थ इंडिया कह सकते हैं, और नर्मदा नदी से नीचे का जो इलाका है वो दरमियानी इलाका हिंदुस्तान का, जो आप मैप में देख रहे होंगे, वो दक्कन कहलाता है। दक्कन से भी नीचे का इलाका जनूबे बरीद या डीप साउथ का इलाका है। हिंदुस्तान की जोग्राफिया को अगर नेचुरल वे में डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैदान है, पठार है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, नदियां हैं। तो इन सब की बुनियाद पर भी बताया जा सकता है। तो दो बड़े बड़े मैदान हैं, एक गंगा का मैदान है और दूसरा जो मैदान है वो दरियाए सिंध का मैदान है। गंगा का मैदान सबसे बड़ा मैदान है और उसमें ब्रह्मपुत्र नदी भी आकर के मिल जाती है, और दरियाए सिंध का जो मैदान है जिसमें पंजाब सिंध वगैरह का इलाका है, ये भी तारीखी तौर पर बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल रहा है। ये दोनों जो बड़ी नदियां हैं, गंगा और सिंध की नदियां, इनके किनारे बहुत बड़ी आबादियां कायम हुई। तो हिंदुस्तानी तारीख का मुताला किया जाए, खासतौर से कदीम तारीख का और जदीद का भी, तो ये दोनों नदियां निहायत ही अहमियत की हामिल रही हैं। पहले जमाने में नदियों से ट्रांसपोर्ट होता था, नदियों के किनारे पानी आसानी से दस्तयाब हो सकता था, और भी कई वजूहात थी जिसकी वजह से नदियों के किनारे आबादियां बसी, और नदियों में जो की पॉइंट्स थे उससे दूसरे इलाकों को कंट्रोल करना काफी आसान था। अगर गंगा के मैदान को देखें तो गंगा के मैदान में इलाहाबाद या फिर पटना, इन सब के इलाके की जोग्राफिया ऐसी है कि वहां पर बैठकर पूरे गंगा के मैदानी इलाकों को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ऊपर बढ़े, पंजाब और हरियाणा के बीच का जो इलाका है आज के दौर में, वहां से सिंध की नदी भी करीब है। सतलज नदी हरियाणा से होकर के बहती है और जमुना नदी हरियाणा पूरब से बहती है। आप इन इलाकों को देखें तो दिल्ली का जो इलाका है, दिल्ली में अगर कोई हुकूमत करता है तो वहां से दोनों नदियों को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। तो जोग्राफियाई एतबार से आप देख सकते हैं कि ये सहूलत हासिल है कि दिल्ली में बैठ करके पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल किया जा सकता है, और ये तारीखी तौर पर काफी सही साबित हुआ है।